तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो बच्चे अभी कॉलेज का एग्जाम भरेंगे वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। CUET अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 2024 में जो एग्जाम देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से क्या कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये असल में है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल होना है, क्या क्या फिल होना है, एग्ज़ाम डेट कब आने वाली है, आपकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस एग्ज़ाम को देगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या पैटर्न है, क्या है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सिलेबस कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, वो भी डिस्कस किया जाएगा। जब आप पेपर दे दोगे और मान लो कि आपने पेपर देने के बाद ये भी चेक करना है कि यार मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए आंसर की भी ये जनरेट करते हैं और फिर रिजल्ट की डेट आती है, रिजल्ट कैसे मिलेगा वो भी, और उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, कट ऑफ उस यूनिवर्सिटी की क्या है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी कंसल्टिंग करनी है तो भी आपको कहाँ से करने की ज़रूरत है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बच जाती है। तो हमारी वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहिएगा, सारी बातें हम एक एक करके डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आई थिंक ये CUET के एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिल जाएगी। ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अभी तक इस एग्ज़ाम के बारे में समझ नहीं पाए। लास्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको भी अभी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जितने भी बच्चे अपनी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उनको तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को अभी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ जाना है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, तो उन सभी के लिए इस एग्ज़ाम को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CUET है क्या। तो ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने क्या बोला, CUET। अब बेसिकली क्या है ये एक एजेंसी है, जैसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, जो ये एक तरीके का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करवा रहा है। एक तरीके से मतलब जैसे होता है ना कि UPSC का एग्जाम कराने के लिए स्पेशल एक अलग से अथॉरिटी है, CBSE जो NCERT के जो भी स्टूडेंट है उनका एग्जाम कराने के लिए एक CBSE अलग से अथॉरिटी है। सेम ऐसे ही कॉलेज के लेवल पे जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक अलग अथॉरिटी है जो अंडर ग्रेजुएट, याद रखना जो ग्रेजुएट नहीं है बच्चे, यानी कि 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे उन्हें अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। याद रखना ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एग्जाम करवाती है। यानी कि अदर इंस्टीट्यूशन कहने को कह सकते हैं कि ये दूसरे टाइप के एग्जाम भी लेती होगी। तो इस बार CUET की जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनकी मे बी डेट 15 मई से 31 मई के बीच में, यानी कि अप्रैल में अगर आपने मतलब मार्च की लास्ट 31 तारीख डेट थी और उसके बाद आपके पास पूरा अप्रैल बचेगा। अप्रैल के बाद मई का कुछ स्लॉट बच सकता है, पर ये एज अ टेंटेटिव डेट है, फिक्स डेट अभी नहीं आई है कि इसी के बीच में एग्जाम होना है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरीके से आपको रिलीज कर दिया गया था CUET-samarth.ac.nic.in के अंदर, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दे रखा है अच्छी तरीके से। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी जाके इस फॉर्म को फिल कर सकता है अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये तो रही बात किसकी, ये बात रही कि CUET होता क्या है। भाई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप गुजरात के हो, दिल्ली के हो, अगर आपको रेगुलर कॉलेज करना है तो एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। आज से 5-7 साल पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इस नए बैरियर को बनाया गया है, किसके द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस बैरियर को बनाया गया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म है क्या। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे मैंने बताया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहीं और से फिल नहीं हो सकता फॉर्म, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको इस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत है। इस फॉर्म को फिल करते समय आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है, जैसे आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी है वो सारी चीज़ें। एप्लीकेशन मस्ट बी क्रिएटेड द पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो पासवर्ड बहुत आसानी से सेफ तरीके से रखने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID जो भी आपने अपलोड कर दी, रिक्रिएट करने के लिए दोबारा चीज़ें आपको मौका नहीं मिलने वाला। कुछ टाइम के लिए आपको समय देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने नहीं करा तो इसको बड़ा सोच समझ के भरना। जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी को चुनने से रिलेटेड हो,
प्रोग्राम कौन सा लेना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, XYZ जो भी करना है फॉर्म के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से अपलोड होना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगी और उसके बाद आपके सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अपलोड होगा और उसके बाद लास्ट में आपको फीस पे करनी होगी और लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये है आपका पहला स्टेप। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि विदाउट दिस आप किसी भी कॉलेज के अंदर कितनी भी बड़ी आपकी सेटिंग हो, आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं क्लियर करे बिना आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ही नहीं सकते। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो बड़ा ही आपको केयरफुल होके भरने की ज़रूरत है, ये ज़रूर याद रखना, अदरवाइज आप चूक जाएंगे। अब जब फॉर्म आप भर देंगे तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, क्योंकि जब आप पेमेंट पूरी कंप्लीट कर देंगे तो वो आपको प्रिंट आउट करने के लिए एक ऑप्शन देता है, तो आप उसे प्रिंट आउट करिए, PDF फाइल बना के सेव कर लीजिए सिस्टम के अंदर, फ़ोन के अंदर या टैब के अंदर, जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, मतलब वो भी एडमिशन फॉर्म जो होता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो इस बार 2024 की CUT के जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने किस प्रकार बताई है। देखो नोटिफिकेशन कब आ गई थी, फरवरी के अंदर, फरवरी में तो आपके एग्जाम ही चल रहे थे, फरवरी में नोटिफिकेशन आ गई थी और एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो गई थी, 27 फरवरी से, क्योंकि 31 मार्च आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला था, क्योंकि उस दिन तक सारे 12th वाले बच्चों का एग्जाम खत्म होने वाला था। और उसके बाद लास्ट डेट यहाँ पे 5 अप्रैल रखी गई है, 5 अप्रैल लास्ट डेट। आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि अगर 31 मार्च तक डेट है तो अभी भी बच्चों को चांस दिया जाएगा कि 5 अप्रैल तक आप फॉर्म को रीसबमिट करें, क्योंकि देखो इनको ही तो पैसा कमाना है, बहुत पैसे इस एजेंसी को मिलने वाला है, क्योंकि पूरा टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे आपके लिए, तो इसीलिए शायद से ये डेट को एक्सटेंड कर दें। और उसके बाद करेक्शन, जैसे कि अगेन मैंने कहा, अगर आपका फ़ोन नंबर आपको अपडेट करना है, आपको अपना जीमेल आईडी अपडेट करना है, कोई फ़ोटो ख़राब है उसे अपलोड करना है, तो करेक्शन के लिए आपको 1 से 2 दिन दिया जाएगा। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ उस दिन बहुत बिजी वेबसाइट होगी, बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर आ जाता है, तो बड़ा सोच समझ के वैसे फॉर्म भरना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगी आपको, वो 30 अप्रैल तक आपको कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन एडमिट कार्ड कहते हैं कि मई के 2nd वीक या 1st वीक तक मिल जाता है। एडमिट कार्ड क्या होता है, वही कॉल लेटर कि आपका सेंटर कहाँ होगा, आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ उसमें होगा। एग्जाम डेट अगेन कह रहे हैं कि 15 से 31 के बीच में होगा, तो आपके पास कितना समय बचा पढ़ने के लिए, आपके पास हार्डली अगर कहूँ तो 1.5 महीना आपके पास बचा है पढ़ने के लिए। 1.5 महीने के अंदर आपको सारा का सारा खेल करना है, सब कुछ इसी के बीच में ही पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट जून तक, 30 जून तक आ जाता है। तो 15 से 31 के बीच में तो वैसे ही एग्जाम हो रहा है, तो अब ये एग्जाम इतने बीच में अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सबके कोर्स सेम नहीं होते हैं। 12th के बाद कोई कॉमर्स ज्वाइन करता है, कोई आर्ट ज्वाइन करता है, मतलब 12th में, तो उसी के हिसाब से प्रोग्राम वो अपना सेलेक्ट करता है फ्यूचर का, तो इसीलिए सबकी डेट अलग अलग हो गई। जैसे कॉलेज की डेट अलग होती है, आपके स्कूल की डेट शीट अलग होती है, तो इसीलिए इसी के बीच में सारे के सारे एग्जाम हमें देखने को मिलेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स 10th और 12th पास होना जरूरी है आपको। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता रखा है कि आप पूरी तरीके से इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 12th पास होने के बाद 9 बार आप इस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। मतलब कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज की दहलीज तक जाने के लिए आपको भैया ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप रेगुलर कॉलेज तो भूल ही जाओ। ओपन से भरना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं इतनी सारी टेंशन लेने की। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको इसे अपेयर होना ज़रूरी है। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैंडिडेट में बी टेकन अनरिस्ट्रिक्टेड, कैंडिडेट में बी अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एज पर मैनी टाइम। जैसे मैंने कहा, वैसे तो एज पर मैनी टाइम का मतलब ये नहीं कि आप 9 बार एग्जाम दे रहे हो तो पास ही नहीं हो पा रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। रीज़न सिंपल सा ये है कि अगर आपको 1-2 बार लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो भैया अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ओपन कॉलेज भर देना, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो होगी किसके बारे में, ये होगी आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन इसको भर सकता है। फॉर्म भरने तक और फॉर्म भरने के बाद तक आपको कुछ चीज़ों को नोट डाउन करने की ज़रूरत है। बिसाइड फिलिंग द अबव स्टेट required, candidate must also fill the criteria of representative universities and college for the different program।
द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी चेक्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एज पर द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, जब अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हो, तो इन्होंने पहले से ही लिस्ट दे रखी है। सपोज मान लीजिए कि आपको बीकॉम करना है, बीकॉम आपको आपने कहा कि मेरे घर के आसपास ये कॉलेज है और उधर वो बीकॉम ऑनर्स नहीं हो रहा होगा, तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए आप जब भी कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से कॉलेज आपके पास ऑप्शन आता है, उसी कॉलेज के अंदर ही आपको एडमिशन लेना होगा। तो भरते समय फॉर्म को एक बार लिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय कभी कभार टाइम आउट हो जाता है, कभी कभार हम जल्दीबाजी के अंदर किसी चीज़ को गलत तरीके से फिल कर देते हैं। फिर अगर आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो, पास भी होगे, जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तो आप सोचने लग जाओगे कि यार हमने ये फॉर्म में क्या भर दिया, है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप इस क्राइटेरिया को फिल करना, कॉलेज को फिल करना, और जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो आसपास अपने बड़े भाई, संबंधी, दोस्तों से, या जो जिस फील्ड के अंदर महारत हासिल करके बैठा हुआ है उनसे ज़रूर पूछना। क्योंकि लास्ट टाइम आई वाज आल्सो फिलिंग द फॉर्म, मैं किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा था, बीए भर रहा था, और उसको बाद में हमने समझाया कि भाई आपने ये चीज़ ज़रूर फिल करनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ तो कोई भी कर रहा होता है। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से कोर्स को ज़रूर चुनना, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे 33 लैंग्वेज है, 27 डोमिनेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट तो आपको देना ही देना है। अब इसमें है क्या, यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही सिलेक्ट करते हुए आ रही होती है कि एटलीस्ट मैं फॉर्म में फिल करते समय किन किन चीज़ों को मुझे लेने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपको चॉइस, आपको टेस्ट किस चीज़ में देना है, देखो मैक्सिमम आपको भाई 6 जो मतलब 6 जो विषय है वो चुनने की जरूरत है। उसमें से डोमिनेंट सब्जेक्ट आपका 4 होगा या 5 होगा, ये आपके ऊपर है। अगर आपने डोमिनेंट सब्जेक्ट 2-3 लिए हैं तो एक लैंग्वेज होना चाहिए और एक इंग्लिश तो आपके पास कंपलसरी होगा ही होगा, और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जनरल टेस्ट जिसमें जीके, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ्स, ये सारी चीज़ें होगी। तो ये चुनते समय आप ज़रूर याद रखना कि जब आप 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो 6 सब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या क्या होगा। एक तो आपको, जैसे मान लो आप बीए लेना चाहते हो और आप आर्ट से हो, तो आपका डोमिनेंट सब्जेक्ट जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहे पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो। अगर आप लोग CUT का फॉर्म भर रहे हो और अगर आप बीए की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ई पाठशाला के चैनल पे पूरी कंप्लीट सीरीज देखोगे। अब चाहे आपका डोमिनेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, फाइन आर्ट हो, अगर आपका वो डोमिनेंट सब्जेक्ट है तो आप ई पाठशाला पे कंप्लीट वीडियो देख पाओगे। सब कुछ आपको गाइडेंस हम देते रहेंगे। जनरल टेस्ट अगर आपने जो भी भरा है, जनरल टेस्ट तो भरना कंपलसरी है, तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो आपकी मदद करती रहेगी। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, मीडियम ऑफ टेस्ट, आपको किस भाषा में टेस्ट देना है। तो वैसे तो यूपीएससी 22 भाषाओं के अंदर एग्जाम करवाता है, लेकिन ये एनटीए छोटी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो यूपीएससी के कंपैरिजन में छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए 13 लैंग्वेज में आपको प्रेफरेंस दे रही है। मतलब जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो वो इंग्लिश में पेपर तो दे नहीं सकता, तो वो बच्चा हिंदी में पेपर देगा। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो वो इंग्लिश में अपना मोड सेलेक्ट कर ले और कहे कि मुझे पूरा पेपर इंग्लिश में ही देना है। तो ये एक अच्छी बात है, इन लोगों ने ऐसा करा है, क्योंकि गुजराती वाला बच्चा हिंदी नहीं समझता तो गुजराती में ही पेपर देगा वो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अच्छा तरीका कर रखा है इन लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एग्जाम दोनों तरीके से होना है, रिटन बेस्ड भी होना है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म कैसा भरा हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं टेस्ट पेपर के अंदर, और यहाँ पे 60 भी है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो 10 जनरल टेस्ट वाले क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चंस जो जनरल टेस्ट वाले होते हैं उसके अंदर से बहुत सारे आपको अभी आगे मैं बताऊँगा कि क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शिफ्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे शिफ्ट जो है आपका मॉर्निंग इवनिंग दोनों के टाइम पीरियड में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज पोज्ड एट द पेन एंड पेपर मोड, देयर मे बी 3 शिफ्ट इन द डे और अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि जो पेन पेपर से लिखने वाला एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, दिन में 3 टाइम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा वगैरह वगैरह, इसका भी कंफर्म नहीं कह सकते। अब यहाँ पे सेक्शन कितने आने वाले हैं, सेक्शन 3 आने वाले हैं। सेक्शन 1A के अंदर 13 लैंग्वेज में से कोई एक होगा
और सेक्शन 1B के अंदर 20 लैंग्वेज में से कोई होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। सेकंड वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 27 डोमिनेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स के हिसाब से आपको डोमिनेंट सब्जेक्ट पढ़ना होगा, साइंस में तो साइंस के हिसाब से जो भी आप चॉइस करोगे। अब हमारे ई पाठशाला चैनल के ऊपर आपको आर्ट से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। और साइंस वाले बच्चे हैं तो साइंस वाले कहीं और जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कहीं और जा सकते हैं। पर ये जो थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट वाला, इस जनरल टेस्ट में भी हम आपकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप भी है, वहाँ पे भी आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। बुकलेट मिल जाएगी आपको पूरी तरीके से जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो जनरल एप्टीट्यूड की जो तैयारी होगी उसके लिए टेस्ट पेपर है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है उसमें आपको मिलने वाला है। और उसके बाद मैक्सिमम टेस्ट कितनी बार दे सकते हो, तो अगेन मैंने कहा 9 बार टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। टेस्ट देने का तरीका यही है, एक लैंग्वेज होगा, 4 डोमिनेंट सब्जेक्ट होगा, एक जनरल टेस्ट होगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। अदरवाइज आप ऐसे ले सकते हो 2 लैंग्वेज, 3 डोमिनेंट सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, जो 10 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद स्लॉट की बात करें तो ऑफकोर्स मॉर्निंग इवनिंग 3 टाइम पे भी स्लॉट हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। उसके बाद मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। लेकिन अगर आपने 5 मार्क्स में से एक आंसर गलत कर दिया तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि माइनस वाला पॉइंट भी इसके अंदर है। यानी कि एग्जांपल के लिए आपने 2 क्वेश्चन करे, 10 मार्क्स मिल गए आपको। लेकिन अगर आपने तीसरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो 9 में से 10 में से फिर आपको 9 ही मिलेगा, क्योंकि तीसरे वाले का मार्क्स कट जाएगा उसके अंदर से। तो इसमें भी वैसे काफ़ी फायदे का सौदा है। मार्क्स आप अटेंड सारे करना, पेपर सारा अटेंड करना, जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे ना उसका कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो ये एक अच्छी बात है। यूपीएससी के अंदर, दूसरे एग्जाम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये याद जरूर रखना। ये बहुत अच्छी बात बताई इन लोगों ने आपके लिए। सेक्शन ए के अंदर जो लैंग्वेज होगा और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन सब्जेक्ट होगा उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, फैक्चुअल नरेशन, उसके बाद वेकेबलरीज क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। जो बच्चे 11th 12th में जिसकी अच्छी खासी इंग्लिश होगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जनरल जो हमारा डोमिनेंट सब्जेक्ट वाला होगा, अगेन जो अगर आपने क्लास 12 के अंदर हमारी ई पाठशाला की पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी की MCQ सीरीज देखी होगी तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से CUT की तैयारी बिना किसी प्रॉब्लम के आप सॉल्व कर दोगे। MCQ तो आपने वैसे ही पेपर के अंदर दिए थे, लास्ट ईयर तो बच्चों के 40 MCQ आए थे, इस बार भी लगभग इतने ही आए थे। और अगर आपको प्रोग्राम लेना है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी तरीके से MCQ के अंदर महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा खेल इसमें MCQ का है। सही MCQ आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। जनरल टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये बात फैक्ट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी कभी नहीं पढ़ा, पढ़ाया जाएगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। ये वाला पार्ट जो आपको सिलेबस दे रखा है, ये पूरा का पूरा हमारी ई पाठशाला के सीरीज में आपको कंप्लीट एनालाइज वीडियो मिलने वाली है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो इसके बाद अब जब सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर दी, सारी चीज़ें आप समझ में आ गई, तो जैसा मैंने कहा कि मे बी शायद से मई की फर्स्ट वीक तक आपको जैसा भी आपने सेंटर भरा है, जो भी क्राइटेरिया भरा है उसके हिसाब से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगेन याद रहे, एडमिट कार्ड के बिना आप सेंटर पे पेपर देने नहीं जा सकते, क्योंकि एडमिट कार्ड एक स्पेसिफिक एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें उसमें अपलोड होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे NTA आपको प्रोवाइड करवाता है। NTA जो क्योंकि एग्जाम करवा रहा है, तो एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलने वाला है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कहीं और से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जाइए और पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सेस होने वाली है। आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे होम पेज से जाके, और पूरी तरीके से एक एडमिट कार्ड का लिंक होगा, उसके अंदर आप एडमिशन कार्ड नंबर, ये जो भी ID नंबर है, पासवर्ड है, वो डालिए, लॉगिन करिए और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाने वाला है। एडमिट कार्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो भी बच्चा है इसका एक एडमिट कार्ड भरा हुआ, तेलंगाना स्टूडेंट का है, हमने गूगल से निकाला है, तो ऐसा ही आपको अपना एडमिट कार्ड दिखने वाला है। तो ये एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड के अंदर आपको आपका नाम, पेरेंट्स नाम, रोल नंबर, फोटोग्राफ, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, कौन सी कैटेगरी, कौन सी सिटी है, यहाँ पे एग्जाम का सेंटर का एड्रेस, डिटेल और इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दे रखी होगी आपको। मतलब CUT के फॉर्म के अंदर जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप विदाउट एडमिट कार्ड के डाउनलोड किए बिना आप फॉर्म में आप पेपर नहीं दे सकते हो। तो ये पेपर
देने के लिए आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपको आंसर की चाहिए, आपको सेटिस्फाई होना है, आपने इतनी मेहनत करी है, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, हर किसी को खलबली मस्ती है। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर वैसे भी आपको पूरी तरीके से बता देंगे सही आंसर क्या होना चाहिए था, लेकिन एनटीए खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी आंसर की अपलोड कर देता है। तो अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो जैसा आपका जो भी सेट आया है, आप देखो अपने मार्क्स चेक करो। अगेन अगर आपको लगता है कि ऑफ कोर्स मेरी आंसर की के अंदर मुझे जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो मुझे अपना पेपर रीचेक करना है। तो इसके लिए फॉर ईच चैलेंज आंसर स्टूडेंट आर आस्क्ड टू पे अ फी ऑफ 200 रुपीज़। एक आंसर को रीचेक करवाने के लिए आपको 200 रुपये देने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा ये आंसर सही है, एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा है, गूगल पे ये दिखा रहा है, लेकिन एनटीए वालों ने इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हो कि भैया नहीं, गूगल पे सही लिखा हुआ है, मुझे सही पता है, एनसीईआरटी के अंदर सही पता है, पर एनटीए झूठ बोल रहा है, उन्होंने मेरा एग्जाम सही से चेक नहीं करा है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग रीचेक करवा सकते हो अपना पेपर। लेकिन बस अगेन आपको अगर 5 क्वेश्चन भी रीचेक करवाना तो 1000 रुपये पे करने की जरूरत है। तो आप पे करिए, करने वाले लोग करते हैं। रिजल्ट की बात करें तो ऑफकोर्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिजल्ट निकाल देती है। जैसा कि कहा, जून के 30 जून को लास्ट डेट को उसका रिजल्ट निकल जाएगा। निकलने के बाद आप जाइए अपना स्कोर चेक करिए, स्कोर चेक करने के बाद डाउनलोड करिए अपनी जो वो भी आपकी मार्कशीट है जो भी है, वो आप डाउनलोड करने के बाद आप पूरी तरीके से आप कॉलेज पे जा सकते हैं। उसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन, जाइए कंसल्ट करिए किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर है। आप डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर के मार्क्स के कट ऑफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे कि किस कॉलेज का कौन सा कट ऑफ आया था, आपको कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। FAQ वहीं करेंगे CUT से रिलेटेड। आप पूरी तरीके से ऐप डाउनलोड करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलने वाली है। उस ऐप के अंदर आपको CUT से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर आप लोग ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी की चीज़ें देखनी है तो भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें लाइव क्लास की ज़रूरत है, आपको हम लाइव क्लास देने के लिए भी तैयार हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी के FAQ के साथ। कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको दिक्कत लग रही है मुझे कमेंट करिए, मैं आपके उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।